एनसीईआरटी साइंस के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है सही कूट को चुने। सही कूट को चुने। कूट में पहला ए है, कुछ जीवों की कोशिकाएं अपना आकार नहीं बदल पाती है जैसे अमीबा। यानी कह रहा है कि कुछ जीव ऐसे हैं जिसकी कोशिकाएं अपना आकार नहीं बदल पाती है जैसे अमीबा। बी कह रहा है कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। यानी कोशिकाओं की आकृति और जो आकार होता है उसके वो कोशिका के द्वारा जो विशेष कार्य किया जाता है। आप जानते हैं कि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है, तो जो कोशिकाओं के द्वारा जिस तरह के कार्य किए जाते हैं उनकी आकृति और उनका आकार उन्हीं कार्यों के अनुरूप होती है। अब कूट है कि केवल एक, यानी केवल एक सही है। दूसरा है केवल बी, यानी केवल बी सही है। तीसरा है ए और बी दोनों सही है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 2, यानी कि इनमें से केवल बी सही है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। ये सही है, ये सही है। लेकिन ऊपर वाला ए गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि देखते हैं कुछ जीवों की कोशिकाएं अपना आकार नहीं बदल पाती है। इतना तो सही है, कुछ जीवों की कोशिकाएं अपना आकार नहीं बदल पाती है, इतना सही है। लेकिन इसके आगे जो दिया है जैसे अमीबा, तो ये गलत है। अमीबा अमीबा वो जीव है जो जिसके कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं। लेकिन पूरा स्टेटमेंट क्या दे दिया है कि कुछ जीवों की कोशिकाएं अपना आकार नहीं बदल पाती है। इतना तो सही है कि कुछ जीवों की कोशिकाएं अपना आकार नहीं बदल पाती हैं, लेकिन उन जीवों में अमीबा नहीं शामिल है। यानी अमीबा उन जीवों में शामिल है जो अपने कोशिका का आकार बदल लेती है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्लाज्मा झिल्ली की विशेषता नहीं है। यानी शरीर के भीतर जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। एक है लचीला होना, बी है अकार्बनिक अणुओं से बना होना या बनना, सी है लिपिड तथा प्रोटीन का बना होना, और डी है एक से अधिक। तो इनमें से कह रहा है कौन प्लाज्मा झिल्ली की विशेषता नहीं है। तो प्लाज्मा झिल्ली आपका सही आंसर होगा विशेषता नहीं है। कौन प्लाज्मा झिल्ली की विशेषता नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। यह प्लाज्मा झिल्ली की विशेषता नहीं है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली लचीला होता है, ये बात सही है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली अकार्बनिक अणुओं से नहीं बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली कार्बनिक अणुओं से बना होता है। और वो कार्बनिक अणु कौन सा होता है? लिपिड तथा प्रोटीन। यानी प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड तथा प्रोटीन नामक कार्बनिक अणुओं से बना होता है। तो इसीलिए यहाँ ये वाला जो है बी ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। 3 है प्रोटीन तथा वसा किस रूप में कार्य करता है। आप जानते हैं शरीर में प्रोटीन तथा वसा ऊर्जा में, शरीर के विभिन्न टूटे फूटे कार्यों के मरम्मत में, इन सारे कार्यों में प्रोटीन तथा वसा तो कार्य करता ही है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है उसके अलावा प्रोटीन तथा वसा किस रूप में कार्य करता है। एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में, दोनों ए और बी दोनों के रूप में, यानी एंजाइम और हार्मोन दोनों रूप में, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सी, यानी प्रोटीन और वसा जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों ही रूप में कार्य करता है। अगला है किसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। यानी शरीर के ये सारे कोशिकांग हैं, पूछ रहा है कि इनमें से किसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। हमारे सामने विकल्प है अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया और एक से अधिक। तो आपका सही आंसर होगा गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण एक ऐसा कोशिकांग है जो परिवहन के साधन जैसा काम करता है शरीर के भीतर, लेकिन ये गोल्जी उपकरण जो है ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। अंतर्द्रव्य जालिका जो है, ये अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार का होता है, एक खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होता है, और यही राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का
काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, इसको पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। और यहाँ पे जो ऊर्जा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अगला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, यानी जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो आप जानते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, विकल्प है 6 से अधिक, बी है 6.5 से अधिक, सी है 5.6 से अधिक, और डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा 5.6 से कम, अधिक नहीं, 5.6 से कम। इसका आंसर होगा 5.6 से कम। अगला है मानव द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दंतमंजन होता है, यानी मानव जिस दंतमंजन का इस्तेमाल करता है वो किस तरह का होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। तो मानव द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दंतमंजन क्षारीय होता है। अगला है सही कूट को चुने। ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम ऑक्साइड के विलयन से सोडियम क्लोराइड उत्पन्न होता है, यानी कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम ऑक्साइड के विलयन से सोडियम क्लोराइड उत्पन्न होता है। बी कह रहा है सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवण है। अब कूट है यहाँ कि ए सही है, दूसरा है बी सही है, तीसरा है ए और बी दोनों सही है, चौथा है ए और बी दोनों गलत है। तो आपका सही आंसर है 2, यानी कि बी सही है। सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवण है, ये बात सही है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम ऑक्साइड के विलयन से सोडियम क्लोराइड उत्पन्न होता है, यह गलत है। यह गलत इसलिए है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से सोडियम क्लोराइड होता है, यानी ऑक्साइड की जगह क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा। अगला है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। विकल्प ए में है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, बी में है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और डी में है एक से अधिक। तो आपका सही आंसर होगा एक से अधिक, एक से अधिक, यानी जो 373 केल्विन पर गर्म करने से जो प्राप्त होता है वो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी है, और उसी को कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। जो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है उसी को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्राप्त होता है, और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, और फिर इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये तीनों एक ही पदार्थ का नाम है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न है बिजली पहुंचाने वाली तार पर किसकी परत चढ़ी होती है, यानी जिस तार से बिजली की सप्लाई होती है उसके ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है। विकल्प है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बैकेलाइट, मेलामाइन। तो हमारा सही आंसर होगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसकी परत बिजली के तार के ऊपर चढ़ी होती है, और पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन ये दोनों ही क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। ये दोनों क्या है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक।
प्लास्टिक जानते हैं आप, दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक प्लास्टिक, प्राकृतिक, और एक रासायनिक विधि से तैयार की गई, रासायनिक विधि से तैयार की गई। तो प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? ला है, ला। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण ला है। और रासायनिक विधि से तैयार की गई प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पॉलीएस्टरीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, जबकि बैकेलाइट और मेलामाइन ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया में होता है, यानी एक्वारेजिया में क्या होता है? ए है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और डी है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा एक से अधिक, एक से अधिक। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का विलयन होता है, ये इन दोनों को मिला करके ही एक्वारेजिया बनता है। एक्वा और इन दोनों के विलयन से जो पदार्थ बनता है वो सोने को भी घुला देता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग सोने को घुला नहीं सकता है। यानी इन दोनों का विलयन तो सोने को घुला देता है, लेकिन ये दोनों पदार्थ अलग अलग रह करके सोने को नहीं घुला पाते हैं। अगला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मांडवी किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है? विकल्प है झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गोवा। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। मांडवी गोवा में प्रवाहित होने वाली नदी है। और एक और नदी है गोवा में प्रवाहित होने वाली, वो है जुआरी। मांडवी और जुआरी ये दोनों ही गोवा में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला है, कयाल क्या है? एक नदी, एक झील, स्थलाकृति, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्थलाकृति। कयाल एक स्थलाकृति है जो मालाबार तट पर पाई जाती है, मालाबार तट पर, मालाबार तट पर पाई जाती है, मालाबार तट पर पाई जाती है। अगला है, पर्वत चोटी माउंट थुलियर कहाँ स्थित है? पर्वत चोटी माउंट थुइलर, माउंट थुइलर कहाँ स्थित है? विकल्प है ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में स्थित है। माउंट थुइलर कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। जबकि उत्तरी अंडमान में माउंट डियोवेली स्थित है। उत्तरी अंडमान में उत्तरी अंडमान में माउंट डियोवेली, माउंट डियोवेली, माउंट डियोवोली, माउंट डियोवेली नहीं, माउंट डियोवोली। उत्तरी अंडमान में माउंट डियोवेली स्थित है। उत्तरी अंडमान में माउंट डियोवेली स्थित है। और मध्य अंडमान में माउंट कोयोब, माउंट कोयोब स्थित है। मध्य अंडमान में माउंट कोयोब स्थित है। तो ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर स्थित है। और सॉरी उत्तरी अंडमान में सैडल पीक स्थित है। सॉरी गलती हो गया, उत्तरी अंडमान में सैडल चोटी है। उत्तरी अंडमान में सैडल चोटी है। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, सैडल चोटी। मध्य अंडमान में माउंट डियोवोली है, माउंट डियोवोली, माउंट डियोवोली उत्तरी अंडमान में है। और माउंट कोयोब, माउंट कोयोब ये आपका उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, मध्य अंडमान में माउंट डियोवेली है और दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब है। तो ग्रेट निकोबार में माउंट थुइलर है, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, सैडल चोटी है, मध्य अंडमान में माउंट डियोवोली है और दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब है। अगला है, निम्न में कौन नदी तिब्बत से निकलती है? निम्न में कौन नदी तिब्बत से निकलती है? विकल्प है महानंदा,
कोसी, बराकर, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा कोसी। बिहार में बहने वाली कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और यह कोसी एक पूर्ववर्ती नदी की उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है और ये तिब्बत से निकलता है। अगला है, निम्न में कौन सी वनस्पति अर्ध सदाबहार वन में पाई जाती है? निम्न में कौन वनस्पति अर्ध सदाबहार वन में पाई जाती है? विकल्प है रोजवुड, महोगनी, महुआ, साइडर। तो इसका सही आंसर होगा साइडर। साइडर साइडर नाम की जो वनस्पति है वो अर्ध सदाबहार वन में पाई जाती है, जबकि रोजवुड और महोगनी ये सदाबहार वन में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। और महुआ पर्णपाती वन में, महुआ पर्णपाती वन में पाई जाती है। और साइडर जो है वो अर्ध सदाबहार वन में पाई जाती है, अर्ध सदाबहार वन में। और अर्ध सदाबहार में वन में साइडर के अलावा होलक और कैल ये भी दो वनस्पति जो है वो अर्ध सदाबहार वन में पाई जाती है। तो रोजवुड और महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है, महुआ पर्णपाती वन में पाई जाती है और साइडर, होलक, कैल ये तीनों अर्ध सदाबहार वन में पाई जाती है।